बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 7 का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमने स्टार्ट करना है। आज के इस चैप्टर का हमारा सेकंड लेक्चर है और जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट इज सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनमें आपने आज के टॉपिक में आप देखेंगे जिसमें कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम जो है वो हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट पेट्रोलियम, जिसमें सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है दैट इज सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों ये आपको अच्छे से आइडिया होगा, आप लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में भी एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं फॉसल फ्यूल्स, इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल में स्टडी किया होगा कि फॉसल फ्यूल्स कहते किसको हैं। तो ये जो तीन चीजें हैं दैट इज पेट्रोल, कोल एंड नेचुरल गैस। कोल बोलते हैं कोयले को, पेट्रोल होता है जो आपका सिंपल पेट्रोल है, और नेचुरल गैस जिसको आप सुई गैस भी बोलते हैं, या आपकी जो घरों में कुकिंग के लिए जो गैस यूज की जाती है जिसे हम मीथेन गैस बोलते हैं, ये तीनों को जो है वो कंबाइनली इनका नेम क्या रखा जाता है, फॉसल फ्यूल्स। तो ये जो है कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, यानी ये आप लोगों ने कल के टॉपिक में देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, या कार्बन हाइड्रोजन जो है वो मेन कंपोनेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जराए क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन जराए में आते हैं बच्चों फॉसल फ्यूल्स, और फॉसल फ्यूल्स की कैटेगरी कौन सी है, पेट्रोल है, कोल है और नेचुरल गैस है। ये तीनों चीजें हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो कहते हैं ये अब ये तीनों चीजें जिसको आप फॉसल फ्यूल्स कह रहे हैं ये कैसे डेवलप हुए। तो कहते हैं ये काफी लंबे अरसे तक जो है ये पड़े रहे, और मुर्दा जानवर और जो मुर्दा पौधे थे जब वो मिट्टी के नीचे दब जाते थे तो उनकी डिके से उनमें जो गलने सड़ने का प्रोसेस होता था या उनकी जो डीकम्पोजिशन होती थी, उस प्रोसेस के नतीजे में जो है ये वाले कंपाउंड्स हमें हासिल होते थे, जो कि हमारे पास किसका जरिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स है। इसके बाद हम वन बाय वन करके डिटेल में आज का टॉपिक स्टडी करेंगे। इनमें नंबर 1 टॉपिक है हमारे पास कोल। अब कहते हैं कि कोल यानी जिसको आप उर्दू में क्या बोल रहे हैं, कोयला, कि ये नेचर में ये कुदरती तौर पर कैसे पाया जाता है, कि इसके बारे में साइंटिस्ट का बच्चों ये ख्याल है कि तकरीबन 500 मिलियन साल पहले अगर कोई तूफान आया या कोई नागहानी आफत आई, तो उसके नतीजे में बहुत सारे जानदार जिनमें ट्रीज थे या एनिमल्स थे, वो जमीन की सतह के नीचे दब गए और 500 मिलियन साल तक उसके नीचे दबे रहे। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसके नतीजे में जो प्लांट्स की जो ट्रीज होती है उनमें क्या होता है, मेन पार्ट या मेन कंपोजिशन किसकी होती है, वुड की होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये जो वुड डेड प्लांट्स एंड ट्रीज थे उन पे बैक्टीरिया और केमिकल ने एक्शन किया, और फर्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास वुड डेड थी इट इज कन्वर्टेड इनटू अ पीट। पीट के बाद जो है वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर का जो था इनके ऊपर चलता रहा। एज ए रिजल्ट दिस पीट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लिग्नाइट। लिग्नाइट इज एन अदर सब्सटेंस। ठीक है, लिग्नाइट जो है वो एक और सब्सटेंस है कोल की फॉर्मेशन के अंदर, और उसके बाद प्रेशर के जरिए ये जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, बाइट्यूमिनस कोल में। और फाइनली जो है वो इसकी फॉर्म कौन सी आ जाती है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है इसके बारे में याद रखिएगा, इसमें कार्बन की परसेंटेज मैक्सिमम होती है, ये कोयले की सख्त या हार्ड किस्म की शक्ल होती है। तो जो गुड क्वालिटी जो कोयले होते हैं उनमें एंथ्रासाइड की कंपोजिशन या जो कार्बन की परसेंटेज होती है ये कम होती है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि ड्यू टू बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन ऑन वुड इट इज कन्वर्टेड इनटू पीट as a result of high temperature and pressure inside the earth crust। पीट जो है वो किसमें तब्दील हो गई, कोयले के अंदर। अब इसका थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं, एक डायग्राम आप लोगों के लिए मैंने ऐड की है कि इनके अंदर ये था कि प्लांट्स जो थे वो इस जमीन के अंदर जाके दब गए, और उसके बाद जो है वो बरीड रहे, और काफी अरसा जो है इन पे जो है वो बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन हुआ। एज ए रिजल्ट दिस पीट इज कन्वर्टेड इनटू अ लिग्नाइट। अब ये लिग्नाइट की ये शक्ल है। उसके बाद ये बाइट्यूमिनस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और लास्ट पे जो है वो एंथ्रासाइड जो है वो हमें हासिल होती है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
तो यहाँ से पता ये चला कि जो कोल है ये एक इम्पोर्टेंट सॉलिड फ्यूल है। अब आप ये जानते हैं कि घरों में जो है वो अक्सर सर्दी के सीजन में जो है, या जिन घरों में नहीं है गैस, तो वहां पे लकड़ियां वगैरह जलाई जाती हैं। लेकिन सर्दियों में हमारे यहाँ हीट हासिल करने के लिए कोयले को जलाकर बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे पास जो है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब यहाँ पे बच्चों एक वर्ड आ रहा है, when subjected to carbonization or destructive distillation। तो subjected का मतलब होता है ले आना, यानी जब आप कोयले को लेकर आते हैं किसके अंदर, कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में। अब आपने देखना ये है कि व्हाट इज कार्बोनाइजेशन या व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अक्सर बच्चों को इनकी डेफिनेशन का पता ही नहीं चलता बुक पे कि ये किधर है। तो ये जो डेफिनेशन मैंने अब हाईलाइट करके लिखी है, ये आपके पास बच्चों डेफिनेशन है किसकी, कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। ये पिछले साल गुजरांवाला बोर्ड के पेपर में ये आपके पास क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड नेम द प्रोडक्ट्स व्हिच आर फाउंड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। के क्वेश्चन ये था कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती क्या है और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके नेम बताइए। तो अक्सर स्टूडेंट को जो है वो इसकी डेफिनेशन का आइडिया नहीं होता। तो बच्चों आपकी बुक में जहां से ये वर्डिंग स्टार्ट हो रही है कि व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ देखें ये एक आपके सामने डायग्राम है, ये बुक में नहीं है, ये जस्ट आप देख लें ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर डेवलप हो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती क्या है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या करते हैं कि एक ट्यूब लेते हैं, उसमें पाउडर जो है वो कोयला जो है वो रख लेते हैं और इसके अंदर से एयर जो है वो निकाल देते हैं। उसके बाद आप इसको जलाते हैं और इसका टेम्परेचर कितना रखते हैं हम, 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका टेम्परेचर रखा जाता है। एज ए रिजल्ट ये जो हमारे पास कोयला है ये तीन चीजों में कन्वर्ट होता है। नंबर वन कोल गैस, नंबर टू कोल तार, और तीसरी चीज जो है वो हमारे पास कोक बचती है, वो यहाँ आप लिखी भी नहीं है, बट ये तीन चीजें जो है वो फॉर्म होती है। तो आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि ये वर्ड दोनों, जैसे एक पर्सन के दो नेम होते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसे आप कार्बोनाइजेशन भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहेंगे। अब ये होती क्या है कि ये वर्ड जो है वो स्पेसिफिक है फॉर कोल, यानी कोयले के लिए, यानी कोयले को जलाना किसके अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और टेम्परेचर की रेंज कितनी होनी चाहिए, 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रखा जाता है। एज ए रिजल्ट दिस कोल इज कन्वर्टेड इनटू थ्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट इससे फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से हैं, कोक है, कोल गैस है एंड कोल तार है। ये तीनों आपने अच्छे से याद करना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस टॉपिक में इससे रेलिवेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इसको ध्यान से तैयार करना है। ठीक है, और इसमें आप लोगों ने लापरवाही नहीं करनी और इसको एज इट इज, डेफिनेशन को आपने एज इट इज याद करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो टोटल कोयले के जखायर कितने हैं। यानी जियोलॉजिकल सर्वे जब पाकिस्तान का किया गया, जियोलॉजिकल सर्वे बच्चों बोलते हैं वो माहिर अर्जियात, यानी जियोलॉजी जो है वो एक फील्ड है, एक सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, ऐसे ही जियोलॉजी भी एक फील्ड है जिसमें जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जिसे आप उर्दू में बोलते हैं माहिर अर्जियात, जो जमीन की स्टडी करते हैं, उन्होंने अंदाजा लगाया है कि इस वक्त पाकिस्तान में टोटल 184 बिलियन टन जो है वो कोयला एग्जिस्ट करता है। और इस कोयले का 80% हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ईंटें बनाने में, इन लाइम किल्स यानी जो ईंटें बनाने के लिए। उसके अलावा इसकी कुछ क्वांटिटी को हम घरेलू इस्तेमाल के लिए भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो एक एनिमेशन मैंने यूज की है, ये आपको सिर्फ दिखाना पर्पस था कि किस तरह से जो है वो गवर्नमेंट कोयले के पावर यूनिट जो है वो डेवलप कर रही है। और कॉन्शियस एफर्ट जो है वो इस सिलसिले में गवर्नमेंट की तरफ से है कि कोयले को जो है वो इंडस्ट्री की तरफ लाया जाए और कोल बेस्ड पावर यूनिट जो है वो डेवलप की जाए। ये एक आपके सामने एग्जांपल है कोल बेस्ड पावर यूनिट की, जिसमें कोयले को किस तरह से जो है वो यूटिलाइज किया जाता है, इसकी डिटेल जो है वो आपको इस पिक्चर में दिखाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद वो बता रहे हैं कि जो सिंध के अंदर कोल अथॉरिटी है एंड द डायरेक्टोरेट ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ द पंजाब बलोचिस्तान एंड केपीके, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी फैला रहे हैं कि कोयले का यूज ज्यादा से ज्यादा किया जाए पावर जनरेशन की इंडस्ट्रीज में, जहां से हमें बहुत सारे फवाइद जो हैं वो हासिल हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है दैट इज नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस में क्या है कि नेचुरल गैस जो है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जरिया है किसका, एनर्जी का। अब ये तो आप बखूबी जानते हैं कि
पाकिस्तान के अंदर जो है वो बलूचिस्तान में एक जगह थी जिसको हम बोलते हैं सुई, वहाँ 1952 के अंदर जो है वो सबसे पहले इस गैस को डिस्कवर किया गया। और इसके ज़खायर पाकिस्तान में इतने हैं कि हम इसको बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो घरों में बतौर फ्यूल या इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए या जिन जगहों पर हमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है वहां पर हम इस नेचुरल गैस को यूटिलाइज करते हैं। तो बच्चों नेचुरल गैस के बारे में याद रखिएगा कि नेचुरल गैस का तकरीबन 80 टू 90% हिस्सा किस गैस पर मुश्तमिल होता है? मीथेन गैस पर। ठीक है, इसके अंदर मेजर पोर्शन कौन सा होता है? मीथेन गैस का होता है और इसका फार्मूला क्या है बच्चों? CH4। ठीक है, और चूंकि ये सबसे अल्केन के मेंबर्स का लोएस्ट मेंबर है और इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए पेपर में कि डिफाइन कीजिए नेचुरल गैस को, तो आपसे जो ये इस तरह से आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा डेफिनेशन को बुक पे कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन और इसका मेजर पोर्शन किस पर मुश्तमिल है? मीथेन गैस पे। ठीक है, तो आपको ये बता रहे हैं कि नेचुरल गैस जो है वो उन कंट्रीज में जो कि अभी डेवलप नहीं है, उन कंट्रीज के लिए ये जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। क्योंकि यहाँ पर ऑयल नहीं है, पाकिस्तान में आपको ऑयल नहीं मिलता। ये आपको जो एशियन जो आपकी ये मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं जिनमें इराक है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, वहां पर आपको ऑयल और कोल के ज़खायर मिलते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो है वो गैस की नेमत से माला माल किया है। तो कहते हैं पाकिस्तान में जहां ऑयल और कोल की कमी है वहां पर इस नेचुरल गैस का पाया जाना हमारे मुल्क के लिए जो है वो फायदे का सबब है। उसके बाद जो है वो आपको ये बता रहे हैं कि इसको जो है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। इट इज आल्सो फाउंड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, इस हवाले से जो है वो थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूं कि अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि अक्सर घरों में स्पेशली ये जो विलेज साइड है, ठीक है, पाकिस्तान के या दीगर एरियाज के जहाँ पे जो ये विलेज साइड है वहां पर क्या किया जाता है कि इसे हम उर्दू जुबान में या कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं गोबर गैस। ठीक है, गोबर गैस जो है उसकी तैयारी की जाती है और उसकी तैयारी के लिए क्या किया जाता है कि एक जगह से जो है वो कहीं पे जो है वो एक प्रॉपर प्लेस खोद के वहां पे जो है वो गोबर वगैरह डाल दिया जाता है और फिर उसका जो ऊपर की जो टॉप है वो कवर कर दी जाती है और वहां से एक पाइप निकाल के जो है वो घरों की तरफ ले जाया जाता है और उसके ऊपर काफी प्रेशर वगैरह डेवलप किया जाता है। तो वहां से भी जो है वो गैस हासिल होती है जिसको आप मीथेन गैस बोलते हैं। तो यही आपको बता रहे हैं कि इसको जरूरी नहीं है कि वहां से आप तैयार करें, इसे आप डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से भी तैयार कर सकते हैं। और बता रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान में ये गैस बहुत सस्ती है तो इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की जाती है। उसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री को रन करने के लिए या ये जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज होती हैं, जो खादों की सनतें होती हैं, वहां पर भी जो है इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा ये जो जनरल इंडस्ट्रीज हैं या घरेलू पर्पस के लिए भी आप इस गैस को यूज करते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने जो है वो एक नेचुरल गैस का जो है वो प्लांट जो है उसकी एनिमेशन आपके सामने शो की है कि किस तरह से जो है वो इस गैस को जमीन से निकाला जाता है। तो आप जानते हैं गैस चूंकि हल्की होती है और ये ऊपर की जानिब उठती है, तो यहाँ पे एक पंप लगाया जाता है और फिर सेपरेटर के जरिए इस गैस को जो है वो प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ जो है वो ले जाया जाता है। और इस पंप को इंसर्ट करने के लिए जमीन के अंदर तकरीबन 100 टू 200 मीटर तक की गहराई में इस पंप को हम इंसर्ट कर देते हैं। इस तरह से ये गैस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब उठते हुए प्रोसेसिंग प्लांट जो होता है वहां तक ये हमारे पास चली जाती है। उसके बाद बच्चों जो आज का हमारा थर्ड वन टॉपिक है दैट इज द पेट्रोलियम। अब हमने देखना ये है कि पेट्रोल क्या होता है। ठीक है, तो मिनरल ऑयल इसको हम बोलते हैं, यानी जो मादनी तेल जिसे आप पेट्रोल कहते हैं, जो कि व्हीकल्स में, मोटरसाइकिल्स में या जो कार्स हैं वहां पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो जब पेट्रोल जमीन से निकाला जाता है तो बच्चों याद रखिएगा वो बिल्कुल भी खालिश नहीं होता। फर्स्ट फॉर्म जो होती है इसकी वो इंतहाई खराब होती है या इसका जो कलर होता है बच्चों वो ब्लैक होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब ये होता है कि अभी वो ना खालिश फॉर्म में, अभी वो प्योर नहीं हुआ। तो इट मीन जैसे ही आप इसको किसी चट्टान से निकालते हैं या जिन जगहों पर इनके पाए जाने के इम्कानात होते हैं और वहां से जब ये निकलता है तो फर्स्ट शेप इसकी क्या होती है? ब्लैक कलर का ये लिक्विड होता है जिसको आप जो है वो क्रूड ऑयल बोलते हैं। और फिर इसको साफ करने के प्रोसेस से गुजारा जाता है, यानी रिफाइनरी की जो इंडस्ट्रीज है वहां पर इसको भेजा जाता है और इस तरह से जो है वो हमें पेट्रोल के डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो हासिल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिएगा
कि किन किस्म के जो कौन सी टाइप्स एंड रॉक्स की जहां से निकलता है। कहते हैं जो पेट्रोल है ये फॉर्म होता है बच्चों बाय स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर फाउंड बिटवीन दी सेडिमेंट्री रॉक्स। सबसे पहले तो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स का पता हो। ये बच्चों आपके सामने जो है वो एक एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स की। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये आपकी बुक में नहीं है, ये जस्ट आपको बताने के लिए है कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है। तो ये ना तैयार करने बैठ जाइएगा, ठीक है। तैयार आप लोगों ने यही है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, वहां से आप लोगों ने फॉलो करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये रॉक्स की वो टाइप्स हैं जो कि किस तरह से बनती हैं बाय द एक्यूमुलेशन और द डेपोजिशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। यानी जो चट्टानों के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और उनके नतीजे में जो है वो ऑर्गेनिक पार्टिकल ऑन द फ्लोर ऑफ ओशन और अदर बॉडीज ऑफ वाटर एट द अर्थ सरफेस, यानी जमीन की सतह पे जो पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनमें जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं चट्टानों के वो एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। और फिर इस तरह से जो है इन जिन रॉक्स की कंस्ट्रक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की। उसके नतीजे में जो है वो पेट्रोल फॉर्म होता है। इसकी फर्स्ट शेप क्या होती है, क्रूड ऑयल होती है। इसको रिफाइन किया जाता है और रिफाइन करने के साथ ही इसकी फ्रैक्शन के अंदर इसको हम हासिल करते हैं, वो भी आपको समझ आएगी थोड़ी देर में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है ये तेल साफ करने की इंडस्ट्रीज किन किन शहरों में जो है वो पाई जाती हैं। तो इसमें देखिए बच्चों इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो हमारे मुल्क में टोटल 4 ऑयल रिफाइनरीज जो है वो वर्क कर रही हैं। इनमें से सबसे नंबर 1 पर जो ऑयल रिफाइनरी है इसको हम क्या बोलते हैं, अटक ऑयल रिफाइनरी। क्या नेम है इसका, अटक ऑयल रिफाइनरी। और ये कहाँ पाई जाती है, रावलपिंडी के नजदीक एक जगह है जिसका नाम है मोरगा, वहां पे ये पाई जाती है। तो इसकी कैपेसिटी, इसको रिफाइन, इसका ऑयल रिफाइन करने की कैपेसिटी कितनी है, तकरीबन 1.25 मिलियन टन है, ठीक है। इसी तरह वो बोल रहे हैं कि 2 ऑयल रिफाइनरीज और हैं लेकिन वो कहाँ डेवलप की गई, कराची में। पहली ऑयल रिफाइनरी कहाँ है, रावलपिंडी में मोरगा के नजदीक। बाकी 2 ऑयल रिफाइनरी कहाँ है, कराची में है, जिनका 2.13 मिलियन टन है। बच्चों याद रखिएगा 1 मिलियन में जो है वो 10 लाख होते हैं। तो 2.13 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 10 लाख से तो आप जान सकते हैं कि कितने टन जो है इसके ऑयल को रिफाइन करने की कैपेसिटी है। और फोर्थ वन जो हमारे पास ऑयल रिफाइनरी है जिसे हम बोलते हैं पाक अरब रिफाइनरी, ये मुल्तान के नजदीक एक जगह है जिसे बोलते हैं महमूद कोट, वहां पे जो है ये पाई जाती है। तो इनकी लोकेशन आपको ऑयल रिफाइनरीज की पता होनी चाहिए, इनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक और टॉपिक है जो जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, सबसे पहले आपने इस डेफिनेशन की तरफ जाना है। डेफिनेशन में अभी आपको बताती हूँ कि वो मैंने आपकी बुक में बच्चों इसकी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन को मस्ट तैयार करना है, आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। अब देखिए आप लोगों ने कोयले में जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो कौन सी थी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, या जिसका दूसरा नेम क्या था बच्चों, कार्बोनाइजेशन। लेकिन जब आप पेट्रोल की बात करेंगे, आप दीगर लिक्विड्स की बात करेंगे, तो वहां पर जो टेक्निक अप्लाई की जाती है दैट इज नोन एज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसका मतलब आपको समझाने के लिए आप सबसे पहले इस डायग्राम की तरफ आए। इस डायग्राम में जो है वो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे एक फ्लास्क है और यहाँ पे 2 या 3 जो है वो लिक्विड का मिक्सचर इकट्ठा पाया जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक जो है वो हमारे पास सेपरेशन की या साफ करने की टेक्निक है। यानी इसमें क्या करते हैं कि 2 या 3 जो है वो ऑयल ले लिए जाते हैं और उनको जो है वो हम इकट्ठा अगर वो मिक्स हो जाएं किसी तरीके से, यानी ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड होता है, और फिर अगर आप उनको हीट करते हैं और इसके ऊपर जो है वो थर्मामीटर और साथ जो है वो एक डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है जिसको आप कंडेंसर बोलते हैं वो इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद इसके साइड पे जो है वो एक पार्टी, एक अलग से फ्लास्क जो है वो रख दी जाती है। अब क्या होता है, ठीक है, कि 2 या 3 लिक्विड है, फर्ज किया है इसमें आपने एथेनॉल डाली है, आपने फर्ज किया इसमें वाटर डाला हुआ है, इसमें आपने फर्ज किया कोई और लिक्विड भी डाला हुआ है।
या अब होगा क्या, फर्ज करें आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, वन इज एथेनॉल एंड अदर इज वाटर। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आप सब जानते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस है। और एथेनॉल का कितना होता है, इसे आप इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, उसका कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो जब आप इन दो लिक्विड को मिक्स कर लेते हैं तो आप ये चाह रहे हैं कि आपको मुकम्मल तौर पर एथेनॉल अलग मिल जाए और वाटर जो है वो अलग मिल जाए। तो इन दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक अप्लाई की जाती है बच्चों, दैट इज नोन एज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेसिकली अ टेक्निक टू सेपरेट द टू लिक्विड्स विच आर मिक्स टुगेदर। ठीक है, जो दो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हुए हैं उनको ये सेपरेट करने की टेक्निक है। और सेपरेट करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप इसको हीट करते हैं। अब आपने देखा इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, एथेनॉल का 78 है, वाटर का 100 है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये लिक्विड का कंटेनर गर्म होगा तो टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता राइज होगा, यानी पहले 10, 20, 30, 40, 50, और जैसे ही टेम्परेचर इस फ्लास्क का 78 पर पहुंचेगा तो पानी तो इसी के अंदर ही रहेगा। आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर हर चीज अपने वेपर्स बनाना स्टार्ट कर देती है। तो एथेनॉल वेपराइज फॉर्म में होता हुआ मूव करता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। इसके वेपर जो है वो यहाँ पर कंडेंसर में आ जाएंगे। कंडेंसर में वाटर टैप लगी होती है जिसका मकसद कूलिंग प्रोड्यूस करना होता है, और वो इस वाटर के वेपर्स को, सॉरी एथेनॉल के वेपर्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, वेपराइज फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में। और इस तरह ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो अलग से जो है वो सेपरेट हो जाता है। लेकिन अगर आप एट द सेम टाइम बात करें किसकी, वाटर की, तो जैसे ही टेम्परेचर, जब तक टेम्परेचर 78 रहेगा वो इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ तक के सारी एथेनॉल आपकी एवेपोरेट होके फिर कंडेंस बैक होके लिक्विड स्टेट में आ जाए, पीछे क्या बच जाएगा, वाटर। तो आप 2 या 3 दफा ये प्रोसेस रेपिटेशन करते हैं इसकी, तो आप इस तरह से वाटर को सेपरेट कर लेते हैं और एथेनॉल जो है वो सेपरेट हो जाती है। तो ये टेक्निक कहलाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और पेट्रोल के अंदर भी जो हमारे पास नाखालिस पेट्रोल होता है उसको सेपरेट करने के लिए भी जो टेक्निक हम अप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और पेट्रोल जो है वो एक चीज का हिस्सा नहीं है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। ये आपके सामने वो डेफिनेशन है जो आप लोगों ने तैयार करनी है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, कि इट इज द केमिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट सब्सटेंस जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो, डिफरेंट हो। और अगर आप इन लिक्विड मिक्सचर को हीट करें यहाँ तक कि वो किस में तब्दील हो जाए, गैस में, और कूल करने पर हर पार्ट जो है वो सेपरेटली कलेक्ट हो जाए। यही बात आपको बताई थी कि अगर हमारे पास डिफरेंट लिक्विड्स हैं, आपने उनको हीट किया, वो बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचे, वो गैस फॉर्म में आए, और उसके बाद जब आपने उनको कूल किया तो वन बाय वन करके हर कंपोनेंट जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आके सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपके सामने बच्चों एग्जांपल है पेट्रोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, कि आपने पेट्रोल को जो है वो यहाँ पे फर्स्ट के, ये क्रूड ऑयल हमारे पास आ रहा है, आपने इसको भट्टी में डाल दिया जिसे आप फर्नेस बोल रहे हैं, और आपने इस बड़े सारे टॉवर में जिसे आप बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टॉवर, यहाँ पे आपने इंसर्ट किया। और यहाँ ऊपर वाला जो हिस्सा होगा इसका टेम्परेचर 25 होगा, देन 60, फिर 180 तक, फिर 220 तक, यानी यहाँ देखिए यहाँ इसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस आना शुरू हो जाएंगे। 25 पे पेट्रोल गैस जिसको आप सिलेंडर वगैरह फिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गैसोलीन जो है वो आपकी मेन जो पेट्रोल है उसका मेजर पार्ट जो है वो गैसोलीन पर मुश्तमिल होता है, जिसके जरिए आपकी गाड़ियों की मूवमेंट होती है, बाइक्स की मूवमेंट होती है, यानी आप बतौर फ्यूल जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो है जैसे ही इस क्रूड ऑयल का टेम्परेचर 180 तक पहुंचता है तो यहाँ से हमें कंपाउंड हासिल होता है जिसे आप नेफ्ता बोलते हैं। फिर अगर 180 से 220 तक आए तो एक और कंपाउंड हासिल होता है जिसे आप पैराफिन बोलते हैं, और पैराफिन जो कंपाउंड है वो आप यूटिलाइज करते हैं एरोप्लेन्स के अंदर, इनको इनके अंदर एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह डीजल के जरिए जो बड़े ट्रक्स चलाए जाते हैं उनका ये टेम्परेचर है। फ्यूल ऑयल का टेम्परेचर है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है जो कि आप मशीन ऑयल्स जो होते हैं उनमें यूज करते हैं। इसी तरह 350 पे आपको बाइट्यूमिनस कोल मिलता है जो कि आप रोड की कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज करते हैं। तो ये बच्चों आपकी बुक में वो टेबल है जो कि आप लोगों ने तैयार करना है, ये वो टेबल है जो कि आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोगों ने इन तमाम फ्रैक्शंस के नाम, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की रेंज, इनमें कंपोजिशन और उनके यूजेस जैसे ये लिखे हुए हैं एज इट इज तैयार करने हैं। इसमें अगर किसी को कोई इश्यू हो तो आप ये समझ लें कि ये आपका जो है वो मेमोराइज करने का काम है,
तो ये जो है वो आप लोगों ने तैयार करना है। नेचुरल गैस जिसे आप स्विंग गैस कह रहे हैं, इसका टेम्परेचर है। अब आप जानते हैं इसमें मीथेन से लेके ब्यूटेन तक के कंपोनेंट हो सकते हैं, और ये इस्तेमाल कहाँ होता है? बतौर फ्यूल या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अगला जो है वो पेट्रोलियम ईथर है। ये सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ईथर आपको मैंने बताया था। इसी तरह लिग्राइन या नेफ्ता है, ये जो है वो सॉल्वेंट या रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये टेम्परेचर और ये रेंज में नहीं बोल रही, ये आप लोगों ने खुद ही याद करना है। ठीक है, गैसोलीन जो है ये भी आपको बताया मोटर फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है। कैरोसिन ऑयल जिसे आप कैरोसिन ऑयल किसको बोलते हैं? मिट्टी के तेल को। ये भी हीटिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। गैस ऑयल है। उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीजेस हैं, इनको आप लुब्रिकेशन, अच्छा ये लुब्रिकेशन वो होते हैं जिससे आमतौर पे आपने नोट किया होगा कि अक्सर मशीनरी में से जो है वो आवाज आना शुरू हो जाती है, तो वहां पर फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल या ग्रीजेस डाले जाते हैं जो उनकी फ्रिक्शन की पावर को रिड्यूस करते हैं, और वो जो है वो प्रॉपर एक दूसरे के साथ जो पुर्जे हैं वो घिसते नहीं है, उनके अंदर ऑयल लग जाता है जिससे उनमें लुब्रिकेशन की पावर आ जाती है, उनकी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, और इस तरह से वो जो मशीनें होती हैं वो स्मूथली वर्क करती हैं। उसके बाद जो है वो पैराफिन है। पैराफिन जो है ये वैक्स प्रोडक्ट है, ये अभी आपको बताया कि ये जो है वो किस में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये एरोप्लेन वगैरह में बतौर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट पे एसफॉल्ट है या पेट्रोलियम नेफ्ता है, इसको आप रूफिंग यानी छत बनाने के लिए, पेविंग ये जो रोड की जो रास्ता है, ये जो सड़कें जो बिल्कुल हमवार बनती है उसे हम बोलते हैं पेविंग। इसी तरह फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये पेट्रोल की वो तमाम फ्रैक्शन है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट की रेंज के अकॉर्डिंग जो है वो अपने मखसूस टेम्परेचर पर सेपरेट हो जाते हैं, और फिर हम इसको इस फ्रैक्शन वाले टावर से वन बाय वन करके जो है वो बच्चों सेपरेट कर लेते हैं। ये कहलाती है पेट्रोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से सेपरेट रखना है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बच्चों वो टेक्निक थी जिसमें कोयले को आपने हीट किया था इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और वहां टेम्परेचर आपने कितना रखा था? 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद वो जो कोक था, जो कोयला था, वो तीन चीजों में कन्वर्ट हो गया था, दैट इज कोक, कोल गैस एंड कोल tar. But in case of fractional distillation, this technique has been performed for the separation of different liquid component which are mixed together. ठीक है, तो इसमें जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लोगों ने किसके लिए परफॉर्म की? पेट्रोल के लिए जो है वो परफॉर्म की। अच्छा, कल जो है वो किसी बच्ची ने कहा था कि मैम आप ज़रूर अपने टॉपिक में या अपने लेक्चर में जो है वो एक डेली की ऐसी बात कर दिया करें जिससे हमारे करैक्टर बिल्डिंग हो जाए। तो आप लोगों की करैक्टर के डेवलपमेंट के लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आइंदा से आपको हर लेक्चर की एंड पे जो है वो एक अच्छी चीज़ जो है वो दिया करूँगी, ताकि आप लोगों के माइंड पर और अच्छा असर पड़े, अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो यहाँ पे ये है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि अल्लाह पाक ने इंसान को दिल दिया, लेकिन उसका सुकून अपने पास रखा, और फरमाया याद रखो दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये आयत लिखी है कि इल्ला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। तो बच्चों याद रखिएगा, जिंदगी में आपको किसी भी चीज में कितना भी आपको लगे कि ये चीज जो है वो आपको राहत का सामान मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब अल्लाह की याद होगी तो उसी से ही इंसान का जो दिल है वो सुकून पाता है। तो आप जो है वो अल्लाह ताला को याद रखें अपने तमाम कामों में, अपने हर काम का आगाज उसके नाम से करें, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका दिल जो है वो अल्लाह की याद में मशगूल हो जाएगा। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। इंशाल्लाह जो है वो फिर नेक्स्ट टाइम आपको किसी और लेक्चर के हवाले से अपडेट करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।